नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटने जा रहे हैं और हम बात कर रहे हैं फ्रांस की क्रांति की, जिसने फ्रांस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को जो है वो हिलाकर रख दिया। आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा देश जहाँ पे राजा का कहा हुआ बात ही कानून होता था। भले जनता जो है वो गरीबी में भूखे मर रही है, तड़प रही है, और एक ओर जनता मर रही थी और दूसरी ओर जो है वो महलों में जश्न का माहौल था। तो आज हम लोग बात करेंगे फ्रांस की क्रांति की, और कुछ जो है सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 21, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इस पे चर्चा भी करेंगे। इसके बाद हालांकि एक पार्ट में ये संभव नहीं है ख़त्म करना, या 2 या 3 पार्ट इसमें लगेगा। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, देखिए, बास्तिल का किला किस शहर में स्थित था? पेरिस, कान, लियोन या नान? तो देखिए, सबसे पहले क्या है, बास्तिल का किला के बारे में बात करते हैं। तो बास्तिल का जो किला है वो फ्रांस के लोगों के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि आप डर का जो है वो एक स्टैचू था। ठीक है, और जब फ्रांस के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, यानी फ्रांस की क्रांति हुई, है ना, तो उस समय फ्रांस के लोग जो है वो हथियारों की खोज में, है ना, उनको ऐसी जानकारी मिली थी कि बास्तिल के किले में बहुत सारा हथियार जो है वो रखा हुआ है। तो वो हथियारों की खोज में जो है वो किले में पहुंचते हैं, और इस किले को, यानी बास्तिल के किले को, जो उनके लिए डर का जो है वो प्रतीक था, तो इसको जो है 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के किले को इनके द्वारा तोड़ दिया जाता है। और यहाँ पर जो सामग्रियाँ रखी हुई थी, ठीक है, उनको जो है बाजारों में बेच दिया जाता है। और यहाँ पर कैदी जो है, कुछ कैदी थे, उनको भी छुड़ाया गया था, है ना। वो अगले प्रश्न में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये 14 जुलाई 1789 को बास्तिल का किला जो है वो ढहा दिया गया था। ठीक है, तो ये पेरिस में स्थित था। ठीक है, अब है बास्तिल के जेल से कुल कितने कैदी छुड़ा लिए गए थे? तो देखिए, बास्तिल के किले से जो है, हालांकि उस समय वहाँ पे सिर्फ 7 ही कैदी मौजूद थे, है ना। तो इसका सही उत्तर होगा, बास्तिल के किले से 7 कैदी छुड़ा लिए गए थे। और इस जो है क्रम में वहाँ का जो कमांडर था, किले का कमांडर जो है, वो भी झड़प में मारा गया था। ठीक है, इसके बाद है, फ्रांस की क्रांति के समय किस राजवंश का शासन था फ्रांस में? टिब्रे, लिब्रे, बुब्रो, और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रांस की क्रांति के समय बुब्रो वंश का जो राजा था, लुई 16, उसका जो है वो राज था। इसके बाद है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो फ्रांस का राजा, ऑप्शन देखिए, लुई जो है 11, लुई 14, 16, है ना, या 17। तो ये तो कभी हुआ ही नहीं, ये होगा लुई 16। ठीक है, देखिए, लुई 16 जो है जब राजगद्दी पर बैठा, है ना, तो उसके सामने जो है बहुत तरह तरह की समस्याएं थी। सबसे पहला क्या था कि ब्रिटेन से अमेरिका के 13 उपनिवेश को छुड़ाने में इस पे जो है करीब 10 अरब लिब्रे का कर्ज आ गया था, जबकि पहले से 2 अरब लिब्रे का कर्ज ऑलरेडी इस पे था। ठीक है, और जो कर्जदाता थे वो 10% ब्याज की मांग कर रहे थे। अब इसके साथ मजबूरी ये थी कि इसको जो है अपना, यानी लुई 16 को अपना जो प्रशासन है ना, जैसे सैनिक का खर्च है, राजमहल का खर्च है, और फालतू का खर्च जो इसके द्वारा किया जाता था, उसको चलाने के लिए इसको पैसे की आवश्यकता थी। ठीक है, और ये सारा जो बोझ है वो सीधे जनता पर जो है वो लोड कर दिया गया था। इसके बारे में हम आगे वाले प्रश्नों में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो लुई 16 का जो है उस समय फ्रांसीसी क्रांति के समय लुई 16 जो है वो फ्रांस का राजा था। अब है, लुई 16 का विवाह किस देश की राजकुमारी से हुआ था? तो देखिए, लुई 16 का जो विवाह है, पहले ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑस्ट्रिया है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो देखिए, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है ना। तो ऑस्ट्रिया की जो राजकुमारी थी, मेरी एंटोनियट, उससे जो है इसका विवाह हुआ था, लुई 16 का। ठीक है, फिजूल खर्ची में ये भी जो है वो बहुत तेज थी। जनता का जो है कोई गरीबी का और भुखमरी का इन लोग पे कोई असर नहीं होता था। आप ये समझ सकते हैं
कि उस समय का जो मुख्य भोजन है वो ब्रेड था। ठीक है, और ये समझिए कि ब्रेड खाने के लिए भी जो है 2 से 3 दिन तक जो है लाइन में लोगों को लगना पड़ता था, उसके लिए भी लोगों के पास पैसा जो है वो नहीं था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और क्या था कि जितना मतलब जितना राजा खर्च कर रहे थे, ठीक है, लुई 16 है ना, मेरी एंटोनेट जितना खर्च कर रही थी, वो खर्च जो है सारा का सारा जनता जो है वहन करती थी, है ना। वो इन लोगों का खर्च नहीं था, वो सारा पैसा जो है जनता देती थी और उसको ये बेकार का फिजूल खर्ची में उड़ा रहे थे। ठीक है, इसके बाद वाले प्रश्न पे पढ़ते हैं। वर्साय का महल किस शहर में स्थित था? ठीक है, तो ए है वर्साय, बी पेरिस, सी कान और इनमें से कोई नहीं। तो वर्साय का महल जो है ये वर्साय में ही स्थित था। लिव्रे किस देश की मुद्रा थी? फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका और इंग्लैंड। तो लिव्रे जो है वो फ्रांस की मुद्रा थी। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट में बटा था? तो देखिए, सबसे पहले इसको 3 स्टेट में ये बटा हुआ था। ठीक है, पहला था पादरी वर्ग, दूसरा था कुलीन और तीसरा जो है जो अन्य लोग थे, कामगार, कारीगर, वकील, है ना, या जितने नीचे के जितने भी लोग थे वो तीसरे वर्ग में आते थे। और इसमें भी क्या था कि जो कर था, है ना, मतलब जो पहला और दूसरा स्टेट था, ठीक है, यानी पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, इनको जो है टैक्स में इनको छूट थी। ठीक है, और ये टैक्स नहीं देते थे और सारा टैक्स का बोझ जो है वो आम जनता को उठाना पड़ता था, जिसके कारण जो है भूखमरी की स्थिति जो है वो आ गई थी। एक तरह से कह सकते हैं कि जीने के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा था, और जिसके कारण लोगों का गुस्सा फूटा और फ्रांस की क्रांति हुई, और जिसने जो है पूरे राजशाही परिवार को उखाड़ कर फेंक दिया। अब इसमें 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है टाइद कर वसूलने का अधिकार किसे था? प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, ए और बी मतलब दोनों, या डी में सभी? तो देखिए, एक्चुअल में क्या है कि प्रथम स्टेट में जो है पादरी वर्ग था, और ये जो टाइद कर है ना, ये इसको धार्मिक कर भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये जो है पादरियों के द्वारा किसानों से वसूल किया जाता था, है ना, मतलब उनकी उपज का 1/10वां भाग जो है वो पादरी किसान से वसूल किया करते थे। तो ये प्रथम स्टेट आप इसमें लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद है फ्रांस की मुद्रा लिव्रे को कब समाप्त कर दिया गया? फ्रांस की जो मुद्रा थी लिव्रे, उसको कब समाप्त कर दिया गया? तो देखिए, बात यह था कि लिव्रे जो मुद्रा थी, ठीक है, फ्रांस की जो मुद्रा थी लिव्रे, उसमें क्या था कि इन लोगों को ऐसा लगता था, जब फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ तो इन लोगों को ऐसा लगता था कि वो मुद्रा जो है वो कहीं ना कहीं राजशाही परिवार की याद जो है वो दिला रहा है। तो इसलिए 1794 ईस्वी में इसको जो है वो रद्द कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद है टाइड कर कृषि उपज का कितना हिस्सा मतलब लिया जाता था, यानी धार्मिक कर। ठीक है, तो अभी हम लोग जैसे अभी बात कर रहे थे कि ये 1/10वां हिस्सा जो है वो लिया जाता था। इसके बाद देखिए, 2 चीज़ है, एक है ये टाइड है, ठीक है, और ये टाइल है। ठीक है, इसको देखिए, ये टाइड है और ये टाइल है, दोनों में अंतर है। हाँ, ठीक है, ड और ल का। तो कर किसे अदा किया जाता था? तो ये कर जो है वो सीधे राज्य को अदा किया जाता था। ठीक है, ये कर सीधे राज्य को अदा किया जाता था, और इसी कर से जो है वो राज्य का खर्च चलाया जाता था। अच्छा, एक अनाम चित्र में कुलीन व्यक्ति को मकड़ा से तुलना किया गया है, जबकि किसान की तुलना जो है किससे की गई है? मच्छर से, मक्खी से, मधुमक्खी से, या इनमें से कोई नहीं। तो एक चित्र है, ठीक है, जिसका जो चित्रकार है वो अनाम है, मतलब उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो मक्खी से जो है वो, हालांकि ये बहुत प्रसिद्ध चित्र है, इसकी तुलना जो है वो मक्खी से की गई है। अच्छा, फ्रांस की जनसंख्या 1715 ईस्वी में कितनी थी? ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, फ्रांस की जनसंख्या 1715 ईस्वी में कितनी थी? 2.3 करोड़, ठीक है, 2.8 करोड़, 3.
2 करोड़ और 1.3 करोड़। तो देखिए इसका सही उत्तर तो ये होगा। अब क्या हुआ था कि 1789 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उस समय इस फ्रांस की जो जनसंख्या है वो 2.8 करोड़ हो गई थी। ठीक है, अब देखिए जनसंख्या बढ़ रही थी, है ना, और क्या हो रहा था कि जो मजदूर थे, जो मजदूरी वगैरह किया करते थे, उनका जो मानदेय है वो बढ़ नहीं रहा था, वो उतना ही था। ठीक है, अब क्या हो रहा था कि मानदेय वही था, जनसंख्या बढ़ रही थी, चीज़ों का डिमांड भी जो है वो बढ़ते जा रहा था, है ना, मतलब कीमतें भी जो है वो तेजी से बढ़ रही थी। अच्छा एक चीज़ और क्या था कि जो कामगार की मतलब जो कामगार जो है या किसान खेतों में काम करते थे या कामगार कारखानों वगैरह में काम करते थे, तो उनकी मजदूरी तय करने का अधिकार भी जो है कारखाना का जो मालिक होता था वो तय करता था। ये भी बहुत बड़ा एक फैक्टर था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। अब आते हैं 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ, जिसे किस नाम से संबोधित किया जाता है? कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, मध्य वर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मध्य वर्ग जो है, ठीक है, इसका जो है वो उदय हुआ, और मध्य वर्ग में व्यापारी थे जो चीज़ों का निर्यात यानी एक जगह मतलब इस देश से फ्रांस से दूसरे जो है शहरों मतलब देशों में किया करते थे, है ना। तो मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि इसमें जो है रेशम रेशम का जो कपड़ा वगैरह बनाया जाता है, तो मुख्य रूप से रेशम का जो है वो निर्यात इनके द्वारा किया जा रहा था। ठीक है ना। आप ये भी कह सकते हैं कि समुद्रों के द्वारा जो व्यापार होता है ना, ठीक है, तो समुद्रों के द्वारा जो व्यापार, जैसे एक कपड़े, ऊनी कपड़े, है ना, रेशम इत्यादि जो है ये मतलब एक देश से यानी फ्रांस से दूसरे जगह भेजते थे, जिसके कारण ये काफ़ी अमीर और संपन्न थे। इसके बाद है जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव किसने रखा था? ठीक है, तो ये जो है जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, इनमें ये रूसो जो है इसने जो है वो रखा था। स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना के रचनाकार जो है वो कौन थे? तो ऑप्शन देखिए, ए जॉन लॉक, बी रूसो, सी मॉन्टेस्क्यू, उसके बाद क्या है, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए मॉन्टेस्क्यू के द्वारा जो है स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना की जो है की गई थी। अच्छा, इसमें क्या था कि इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो है सत्ता का विभाजन को लेकर बातें जो है वो इनके द्वारा कही गई थी। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के कितने उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया था? 11, 12, 13, 14। तो 13 होगा। ठीक है, इसी के कारण तो फ्रांस का जो है कर्ज बढ़ गया था। इसके बाद है फ्रांस की क्रांति के पूर्व स्टेट जनरल की अंतिम बैठक कब बुलाई गई थी? ठीक है, तो ए 1600, बी 1608, सी 1614 और डी 1624। तो इसका सही उत्तर होगा सी 1614। ठीक है, देखिए होता क्या था कि फ्रांस का जो राजा था वो कर को अचानक से नहीं बढ़ा सकता था। ठीक है, उसके लिए जो है उसको एक सभा बुलानी पड़ती थी। ये जो सभा है स्टेट जनरल की, है ना, या फिर अन्य कोई कानून जो है पारित करना पड़ता था, तो स्टेट जनरल की सभा बुलाई जाती थी। और आप ये समझिए कि 1614 से लेके 1789 तक एक बार भी स्टेट जनरल की सभा जो है वो नहीं बुलाई गई थी। ये कितना बड़ा अन्याय था। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 1614 में हुआ था। इसके बाद है लुई 16 ने नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक कब बुलाई? ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, 5 मार्च 1789 ईस्वी, ठीक है, 15 अप्रैल 1789 ईस्वी, इसके बाद है 5 मई 1789, इसके बाद है 25 जून 1789।
नवासी। देखिए 4 हो गया, 15 अप्रैल 1789, 5 मई 1789, डी 25 जून 1789 और 15 अप्रैल, तो ये इसका सही उत्तर होगा 5 मई 1789। ठीक है, देखिए इसमें भी क्या था कि 3 तरह के लोग इसमें भाग ले सकते थे। ठीक है, पहला इसमें पहला जो है वो आपका कुलीन वर्ग के 300 प्रतिनिधि है ना। दूसरा एक मतलब प्रथम स्टेट पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और तृतीय स्टेट। ठीक है, तो दोनों जो स्टेट था यानी कि प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट वो अपना 300 प्रतिनिधि जो है इसमें भेजते थे। ठीक है, और तृतीय स्टेट के जो है वो जो प्रतिनिधि होते थे वो इनके पीछे खड़े होते थे। तृतीय स्टेट के 600 के आसपास प्रतिनिधि जो है इनके पीछे खड़े होते थे। अच्छा, महिलाओं को, ठीक है, कामगारों को, किसानों को जो है इसमें एंट्री नहीं था। ठीक है, उसमें इन लोगों को, औरतों को, कारीगरों को और किसानों को इसमें एंट्री नहीं था। अच्छा, एक चीज इसकी और क्या थी कि प्रत्येक जो ग्रुप था उसको एक मत देने का अधिकार था। आप ये समझिए कि जैसे कोई चीज पारित कराना है राजा को, हालांकि राजा ही जो है शक्तिशाली होता था और वही जो है सारी चीज़ों को करता था। ठीक है, तो जैसे कोई नया कानून पास करना है तो अंतिम जो है राजा का ही फैसला होता था, लेकिन फिर भी जो मत देने का अधिकार था वो सबको, यानी प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्टेट को एक एक मत देने का अधिकार था। अब क्या होता था कि जो तृतीय स्टेट है ना, जिसमें किसान, कामगार, मजदूर है ना या व्यापारी आते थे, तो उनकी तरफ से एक वोट पड़ता था और प्रथम स्टेट, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग की तरफ से एक एक वोट पड़ता था। तो हमेशा क्या होता था कि वोटों की संख्या जो है वो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग यानी प्रथम और द्वितीय स्टेट में वोटों की संख्या 2 हो जाती थी और जो तृतीय स्टेट था उसकी संख्या 1 रह जाती थी, है ना। तो इससे क्या होता था कि कभी भी इन लोग का हित का बात जो है वो नहीं सुना जाता था। ठीक है, अब देखिए निम्नांक 21वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसका प्रतिनिधि सभा की बैठक में प्रवेश वर्जित था? किसानों का, औरतों का, कारीगरों का और वकीलों का। ओ सॉरी, निम्नांकित में से किसका प्रतिनिधि सभा की बैठक में प्रवेश वर्जित नहीं था? तो देखिए इनका तो प्रवेश वर्जित था। ठीक है, वकील जो है वहां पे जा सकते थे। ठीक है, तो चलिए इस तरह से देखें हम लोग 21 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग अभी बनाए और ये सारा जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी के बुक से जो है वो लिया गया है ना। इसके आगे जो है इसके दूसरे और तीसरे भाग में और भी प्रश्न जो है हम लोग हल करेंगे और इसको पूरी तरह से समझेंगे फ्रांस की क्रांति को। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।